हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार एक इसरो की तरफ से बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए कि इसरो में वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। सर कौन से, देखो इसरो में जैसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर जैसे अहमदाबाद के अंदर है जिसको सैक अहमदाबाद बोला जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसरो के अंदर दोस्तों इस बार जो वैकेंसी निकली है दैट इज कॉल्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसको आप NRSEC बोलते हो, राइट। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के अंदर आपके पास क्या निकल के आई है, वैकेंसी निकली है दोस्तों। ये वैकेंसी जनरली अगर मैं बात करूं तो पूरे डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जनरली ME MTech वाले बच्चे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा उनके लिए वैकेंसी निकली। हर एक ब्रांचेस के हिसाब से 2 3 4 कुछ इस तरीके से वैकेंसी निकली है। क्या टोटल प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके की चीजें होने वाली है, ये पूरा डिस्कशन मैं आज इस सेशन में करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो देखो पोस्ट कोड जो है वो RS10 है, राइट। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, पोजीशन, वो 3 वैकेंसी पोजीशन है। MSc इन जियोलॉजी का रखा हो तो आप उसके लिए कर सकते हो। BSc होना चाहिए, उसके बाद MSc होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लीकेबल है। सेम चीज अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं दोस्तों, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने कर रखा है और BTech किसी भी ब्रांच में कर रखा है, बट MTech अगर आपने रिमोट सेंसिंग या GIS या जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्वलेंट स्पेशलाइजेशन में कर रखा है, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, तो अगर आपने मास्टर्स रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कर रखा है तो आप इसके अंदर RS11 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। RS12 के अंदर टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें भी आपकी ME MTech होनी चाहिए रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन्फॉर्मेटिक में, और BTech होने चाहिए। ये एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के लिए लिया गया है। तो अगर जो आपने सिविल इंजीनियरिंग के जो है, अगर BTech जिन्होंने सिविल में कर रखा हो या एग्रीकल्चर में कर रखा हो, और ME MTech इन्होंने रिमोट सेंसिंग GIS में कर रखा है। अब आप बोलोगे सर अगर कोई BTech अगर किसी ने सिविल में कर रखा है तो वो GIS कैसे ऑप्ट करेगा, तो मैं आपको बता दूं MTech के अंदर GIS जो है, मतलब जो आपके पास GIS हो गया या रिमोट सेंसिंग हो गया, ये जनरली इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच माना जाता है। तो कोई भी ब्रांच के जो बच्चे हैं वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यही चीज अगर आपने BTech कंप्यूटर साइंस से कर रखा है और ME MTech आपने रिमोट सेंसिंग या GIS या फिर इंफॉर्मेटिक्स में कर रखा है, तो आपके लिए टोटल 1 वैकेंसी आई है। 5 वैकेंसी है दोस्तों अगर आपने एग्रीकल्चर से कर रखा है 4 साल का बीटेक, BSc सॉरी, और MTech आपने रिमोट सेंसिंग में कर रखा है, यानी कोई भी ब्रांच में आपने बीटेक कर रखी, बट अगर आपने MTech रिमोट सेंसिंग में कर रखा है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। MSc के लिए भी है। बीटेक अगर आपने सिविल में कर रखा है और ME MTech आपने सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्स कर रखा है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, तो भी आपके वैकेंसी है। मतलब रिमोट सेंसिंग में कर रखा है तब भी। और एक वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, कि BTech आपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा हो या एग्रीकल्चर में कर रखा हो, और आपने जो ME MTech है वो सिविल में कर रखा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है दोस्तों। यही चीज अगर BTech आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कर रखा है और ME MTech अगर आपने रिमोट सेंसिंग GIS में कर रखा है, तो आपके लिए जो वैकेंसी है टोटल 6 वैकेंसी है। ओके, एक और वैकेंसी है अगर आपने सिर्फ BTech कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कर रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यह है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B की वैकेंसी, राइट। अभी आपको पता होगा कि नॉर्मली जो बीटेक के बाद जो एग्जाम होता है जिससे आप लगते हैं वो साइंटिस्ट C से स्टार्ट होता है, उससे एक लेवल नीचे होता है साइंटिस्ट B, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B से स्टार्ट होगा। अगर आपने BTech का रखा है सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 वैकेंसी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपने MSc कर रखा है रिमोट सेंसिंग में BSc के बाद, तो 2 वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। राइट, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए BTech अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस में और ME MTech आपने कर रखा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो 2 वैकेंसी है। ये भी 2 वैकेंसी अलग अलग स्टेट या अलग अलग जोन के हिसाब से या अलग अलग रीजन के हिसाब से रख रखा है। ये जो 2 वैकेंसी है ये दिल्ली के अंदर 2 वैकेंसी है दोस्तों, दिल्ली के अंदर। ओके, GRF के अंदर भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट GRF के अंदर भी वैकेंसी है। मैं जो ये पूरा PDF है ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करा दूंगा, बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 1, इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसी है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग, राइट। क्या क्या होना चाहिए? स्कॉलर्स हु हैज सेलेक्टेड थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR और नेट, UGC नेट इंक्लूडेड। अगर BSc MSc वाले हैं GRF के लिए, तो उन्होंने CSIR जो है क्लियर करना चाहिए एंड गेट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि MTech में एडमिशन के लिए आपको गेट चाहिए होता है। ठीक है।
अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी और दिखाई दे रही होगी। सैटेलाइट इंटीग्रेटेड लैंडस्लाइड असेसमेंट एंड अलर्ट सिस्टम, जो SILAASS के लिए, उसके लिए भी 3 पोजीशन आया जो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। SILS के लिए एक 4 है जो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से निकली हुई वैकेंसी दोस्तों। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कुछ है, ऐसा नहीं कि कम है, राइट। अलग अलग जोन के हिसाब से निकले, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, बट अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा रही है। बट ये जनरली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एमटेक कर रखा है। जनरली मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट है उन्हीं के लिए एलिजिबल है। एक और खास बात सर, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है तो मैं बता देता हूं। ओके, अच्छा, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जो मैंने आपको बताया था उसके लिए लेवल 10 की 56,100 का पे स्केल, जो साइंटिस्ट सी का भी पे स्केल यही होता है एक्चुअली, राइट। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की बात की जाए वही 56,000 का है, राइट। शैल बी पेड 56 पर मंथ एज HRN। मतलब ये अगर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट आप बनते हो, जो बी वाला था 1, तो उसमें 56,000 आपको डायरेक्ट मिलेगी, उसके अंदर कोई और प्लस HRA आपको मिलेगा। ओके, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की अगर बात की जाए तो वही 56,000 मैंने आपको बता दिया। इसका सिलेक्शन की एक बार बात करते हैं कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है थोड़ा सा वो समझ लीजिएगा कि सर एमई एमटेक के अंदर आपके पास राइट न्यू जो एमई एमटेक है विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% सीजीपीए होना चाहिए, या अगर आपके सीजीपीआई चल रहा है तो 6.5 सीजीपीए से अब होना चाहिए, ठीक है। एमएससी अगर आपने कर रखा है तो 65% होना चाहिए, या 6.84 सीजीपीआई से आपके अब होने चाहिए। बी बेटी के अंदर आपके 6.84 सीजीपीआई से अब होना चाहिए, या फिर 65% से अब होना चाहिए। बीएससी के अंदर 60% से अब होना चाहिए, या 6.5 पॉइंटर से आपके अब होने चाहिए, ठीक है। डिग्री के बाद थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, सबके लिए एज लिमिट भी मेंशन किया गया है, आप दिखाई दे रहा होगा। जेआरएफ के लिए 28 ईयर्स है, आरएस जो रिसर्च साइंटिस्ट है उसके लिए 28 ईयर्स है, राइट। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 31 हो गया, और एससी एसटी के लिए 33, 35, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट है। जो रिसर्च साइंटिस्ट है एमएससी बेस्ड है वो 28 है। एमटेक वाला जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनकी ये 30 ईयर्स है दोस्तों एज लिमिट, और ओबीसी की 33 ईयर्स, और एससी एसटी की 35 ईयर्स। जो PA 1 एंड 2 है उसका 35 ईयर्स है, राइट। PS जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है उसका 35 ईयर्स, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए जो लगा वो 35 ईयर्स फॉर द जनरल। अब देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। The qualification prescribed is the minimum requirement, and positions of the same doesn't automatically make the candidate eligible to be called for the interview. NRSC reserve right to screen the application received for the post based on the given eligibility criteria, and may also fix such criteria as may consider the necessary for the shortlisting candidate for the interview. सबसे खास बात बोल रहा है कि ये तो या तो देखो, अगर आप जाओगे नंबर ऑफ कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा, बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है तो वो एक स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट ले सकते हैं। रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उससे कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे, बट रिटन में कितने मार्क्स आए उसका फाइनल सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए 100 बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा है किसी पोस्ट के लिए और उन्होंने एक रिटर्न लिया, और मान लीजिए 70 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, 30 बच्चों को उस रिटर्न में क्वालिफाई किया, तो अब 30 बच्चे जो इंटरव्यू देंगे 70 बाहर हो गए, 30 बच्चे जो इंटरव्यू देंगे वो इंटरव्यू के बेस्ड पर ही टोटल सिलेक्शन होने वाला है। उन्होंने रिटर्न में क्या परफॉर्म किया था उससे कोई लेना देना नहीं। और ये रिटर्न होने वाला है दोस्तों हैदराबाद में, ये भी मेंशन किया गया इसमें, तो बढ़ा देता हूं ये। In the event of the large number of applications received for the particular post, the NRSC may conduct the written test at Hyderabad for the shortlisting the candidate. This is only for the purpose of the screening or shortlisting the candidate. However, the marks obtained in the written test will not be taken into the account for the final selection process. Final selection will be purely based on the performance in the interview. इंटरव्यू पे ही होगा, राइट। सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों इसरो के से रिलेटेड, तो दोस्तों ओपनिंग वैसे भी स्टार्टिंग डेट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 18 मार्च को स्टार्ट हो चुका है, बट जो लास्ट डेट दिखाई दे रही होगी ये है 8 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे। अब आप बोलोगे सर
आज तो डेट चेंज हो गया, आज तो 11 तारीख हो गई, पर आपने तो 8 तारीख को बोला है, तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है दोस्तों? ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो नया डेट है दैट इज कॉल्ड 12th ऑफ अप्रैल, यानी कल लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कल तक फॉर्म फिल कर सकते हो, और एक जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। आपको एनआरएससी की वेबसाइट www.nrsc.gov.in/career पर जाकर अप्लाई आपको करना होगा, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी अपडेट थी दोस्तों, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों का है सर इसरो के वैकेंसी निकली थी, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, डेट भी निकल गया, तो मैंने कहा आपको बता देता हूं कि डेट निकला नहीं, डेट अभी एक्सटेंड हो गया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से जाकर इस फॉर्म को फिल करिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।